की जनता समस्याओं से जूझ रही थी। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। संसद में लगातार अडानी ग्रुप को लेकर सियासत और बवाल जारी है। विपक्ष केंद्र और पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार सवालों के घेरे में ले रहा है। इसी बीच पीएम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जमकर विरोधियों को निशाने पर लिया है। पीएम ने इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य की सियासत को लेकर जहां बीजेपी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा, तो कांग्रेस पर एक के बाद एक कई कड़े प्रहार किए गए। हालांकि पीएम का संबोधन खत्म होने तक विपक्षी लगातार अडानी को लेकर नारेबाजी करते रहे, लेकिन पीएम बिना रुके बिना थके कांग्रेस की पिछली सरकारों, गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर गरजे। पीएम ने अपने जवाब में साफ कह दिया कि देश देख रहा है, एक अकेला सब पर भारी है। चर्चा हम करने वाले हैं कि पीएम का ये जवाब क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी के मुद्दों की तस्वीर पेश करता है और क्या 2024 में भी मोदी अकेले विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं। पहली रिपोर्ट आप देखें। देश समस्याओं से जूझ रही थी। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। संसद का बजट सत्र बेहद हंगामेदार चल रहा है। सत्र की कार्यवाही इस बार अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्ष और मुख्य तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम और केंद्र सरकार पर हमलावर है। अडानी से रिश्ते से लेकर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल एक के बाद एक हमले पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में लोकसभा और राज्यसभा में पीएम ने अपने संबोधन में विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। अडानी ग्रुप से जुड़े सभी आरोपों से अलग पीएम 2024 के लिए कहीं न कहीं बीजेपी का खाका पेश कर दिया। कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। पीएम ने कांग्रेस पर एक और बात करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को हर मोर्चे पर सजा दे रही है। कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया। वे बहुत हो हल्ला हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे, टोकनिज्म कर लेते थे और फिर आगे चले जाते थे। समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी। देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। मोदी यही नहीं रुके, बल्कि नेहरू के नाम पर परियोजनाओं का आंकड़े के साथ जिक्र करते हुए टीका कटाक्ष किया और सवाल किया कि नेहरू का नेम लगाने में आखिर शर्मिंदगी क्या। स्वर्गीय इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर अलग अलग समय में देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें गिराने के आरोप लगाए गए। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है
श्रीमती इंदिरा गांधी का 50 बार सरकारों को गिरा दिया। लेकिन राज्यसभा से पहले लोकसभा में दिए गए पीएम के जवाब पर कांग्रेस ने हमला बोला तो राहुल गांधी ने पीएम को अडानी पर जवाब न देने के लिए निशाने पर लिया। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या आपको? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या वो कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण। बहरहाल कांग्रेस और राहुल इन दिनों अडानी ग्रुप को लेकर पीएम और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने आरोप प्रत्यारोप के इस गेम को देश के इतिहास और सरकार की उपलब्धियों की ओर मोड़ दिया है। ऐसे में पीएम के जवाब से सवाल कई निकले हैं। क्या वाकई 2024 के चुनाव में मोदी बनाम सभी चलने वाला है? क्या मोदी पर आरोप लगाना विरोधियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है? और दूसरी ओर क्या अडानी ग्रुप पर जवाब न देने की बात को हथियार बनाकर कांग्रेस इसे भुना पाती है? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए कुछ खास मेहमान आज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता इनेरू रजवन डहीनवाल जी और साथ ही राजेंद्र जाधून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत पोपली जी आपसे। पीएम ने कल भी लोकसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर एक बड़ा उत्तर दिया और आज भी उनका काफी लंबा चौड़ा आप कह सकते हैं कि जवाब रहा, संबोधन रहा। इतिहास की बात की, वर्तमान की बात की, भविष्य की भी बात की, लेकिन कांग्रेस आज भी संतुष्ट नहीं है उनके जवाब से। ज्योति, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए सबसे पहले जब कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में जवाब दिया तो मुझे लगता है कि पूरी रात से नींद आई नहीं होगी कांग्रेसियों को। राहुल गांधी का तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता, उनको जो सिखा देते हैं वो ही आकर ये बोल देते हैं। लेकिन कांग्रेसियों को तो नींद नहीं आई होगी, ये तो मानने वाली बात है। और संतुष्ट कहाँ से हो सकते हैं? इनको ये लगता है कि ये जो चाह रहे हैं उसी हिसाब से सब कुछ हो। जिस प्रकार से पहले देश चलता था, जिस प्रकार से इन्होंने नाश कर दिया था, वही अब चलता रहे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अगर नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में बोल रहे हैं, कल उन्होंने लोकसभा में बोला, आज उन्होंने राज्यसभा में बोला, तो किस विषय पर बोल रहे थे? वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वो जो चाहती हैं वो कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जिस विषय पर कहा, जिस विषय पर वो कह रहे थे कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहा हूँ, तो उसी पर ये बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके भाषण की गूंज है वो अभी तक उनके कान में कहीं ना कहीं पहले वाली तो हटी नहीं होगी और अभी नई धमक जो है वो दोबारा से आ गई है। बहुत सारे प्रश्न ये लगातार उठाते रहे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी प्रश्नों का जवाब इनको दे दिया है, इनको याद दिला दिया है कि इनके समय में क्या हुआ करता था, किस प्रकार से सरकारें चला करती थी, किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का काम हुआ करता था। जनता के बारे में कोई सोचता नहीं था, सिर्फ इनको अपने परिवार की ही पड़ी रहती थी। लेकिन आज देश के बारे में सोचा जा रहा है। अब मोदी जी एक व्यक्ति न रहकर एक सोच हो चुके हैं। वो सोच जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ जा रहा है, भारत को तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है, भारत को विकास की तरफ लेकर जा रहा है, तो इसको कहाँ से सहन होगा? ये बातें तो इनको सहन होने से रही, तो वो संतुष्ट तो हो ही नहीं सकते। हाँ, जहाँ तक बात राहुल गांधी की है, तो राहुल गांधी जी तो अपना स्टैंड ही पूछ लेते हैं, जयराम इसमें हमारा स्टैंड क्या होगा बताना जरा। तो जिस व्यक्ति को अपना स्टैंड ही नहीं पता, तो संतुष्ट असंतुष्ट मुझे नहीं लगता कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उनको तो हर एक बात जो पीछे से ट्वीट कर दी जाती है वो आगे आकर बोल देते हैं। तो कांग्रेस जरूर असंतुष्ट
क्योंकि वो पावर से बाहर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि जिनके खाते बंद हो गए हैं वो संतुष्ट कहाँ से रहे। अंशु जी, आज पीएम ने कहा कि जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। या नहीं खिलेगा ये सब फैसला तो जनता करेगी। मेरी बहन जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक रटा रटाया अपना भाजपा की विचारधारा आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में रखी। इन्होंने बात की घोटाले की और विकास की। पहले मैं हरियाणा से शुरुआत करता हूँ। जब 2005 से पहले आईएनएलडी और भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर थी, 2300 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा का था। वहीं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी तो 14 गुना उस बजट को बढ़ाकर 38,000 करोड़ का बजट कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में लेके आए। इनके ही राज में आज हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर बेरोजगारी सबसे ऊपर है। हमारे राज्य में 60,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा के अंदर था और आज इनके ही राज्य उसमें निगमों का कर्ज भी था। आप कहाँ चले गए? ये तो फिर बहुत बड़ा विषय हो जाएगा ना इसमें हरियाणा की, अगर आप चर्चा करेंगे। जो एलिगेशन विपक्ष पीएम पर लगा रहे हैं, पीएम ये कहते हैं वो अकेले खड़े हैं, पूरा देश ही देख रहा है। सामने जो नारे लगा रहे हैं विरोधी, वो बार बार चेहरे बदल रहे हैं नारे लगाने वाले, वो थक गए, लेकिन वो लगातार 1.5 घंटे से बोल रहे हैं। और जितना पीएम पर कीचड़ उछाला जाएगा उतना कमल खिलेगा। इस पर आइए ना आप। देखिए, पीएम हमारे पूरे देश के पीएम है और जैसे कि बहन जी ने कहा कि पीएम सिर्फ राष्ट्रपति के अभिवादन की बात संसद में कर रहे थे। विपक्ष का काम है सवाल पूछना और पीएम का धर्म बनता है पीएम साहब का जवाबदेही बनती है विपक्ष को। अगर बात करें, अगर राहुल जी ने अडानी के ऊपर सवाल पूछा तो पीएम ने क्यों यू टर्न लिया? क्यों उन्होंने नहीं बताया कि ऐसी क्या जादू की छड़ी थी कि 8 साल के अंदर जो व्यक्ति 269वें नंबर पे था और पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे आ गया। और एक हफ्ते की एक सिंगल रिपोर्ट ने आम लोगों की जेब काटने का काम करके अडानी जी की जो कमाई घटी उसके अंदर LIC SBI में आम जनता का पैसा लगा हुआ था। जेब काटने का आम जनता का काम अडानी के माध्यम से देश के साथ चोरी जो करी जा रही है उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो कोई गलत सवाल नहीं था। जनता का पैसा अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? पीएम उस ओहदे पे है तो पीएम को जवाब देना चाहिए था। वंदना जी कुछ कहना चाह रही, साथ ही इनका कहना है, शर्मा जी का कहना है कि विपक्ष कुछ पूछे तो धर्म तो बनता है कि पीएम उस बात का जवाब दें। देखिए, विपक्ष अगर कुछ पूछे तो सरकार का धर्म बनता है जवाब देना, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसका जवाब दे चुकी हैं कि हमें इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। SBI इसका जवाब दे चुका है कि मुझे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। LIC की बात करें तो LIC ने कहा कि हमारा सिर्फ 1% शेयर था, उसका भी हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि अडानी की जो रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि 269 नंबर पे थे, 1 नंबर पे कैसे आ गए, 2 नंबर पे कैसे आ गए। हाँ, ये बात अलग है कि हम चाहते हैं कि हमारे भारतीय टॉप 10 में रहे, टॉप 20 में रहे, पूरे विश्व में रहे, वो ये लोग नहीं चाहते, वो बात अलग है। लेकिन एक प्रश्न है मेरा, उसका जवाब जरूर दे दें। अगर अडानी के शेयर की बात करें तो 2004 में अडानी का शेयर कितना था? 22 रुपए। और जब 2014 में गए तो अडानी के शेयर का प्राइस कितना था? 530 रुपए, यानी कि कितना गुना बना? 24 गुना बना। और आज की डेट में अगर उनके शेयर की बात करें, जो रेट घटने से पहले की अगर मैं बात करूं तो 2200 रुपए उसका शेयर था, यानी कि सिर्फ 4 गुना बढ़ा। तो ये जो परसेंटेज बढ़ने की है, ये तो मुझे लगता है इनको जवाब देना चाहिए। और यहाँ पर ये कहते हैं कि अडानी के पास ऐसा संपत्ति क्यों आ गई या उसके आप पर प्रश्न उठाते हैं, तो सबसे पहले ये बता दीजिए ना कि राजस्थान ने उसको इतने बड़े प्रोजेक्ट क्यों दे रखे? 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सिर्फ राजस्थान ने दे रखे हैं, तो उसका जवाब ये नहीं देंगे, ये नहीं बताएंगे कि वो गलत था या सही था। लेकिन क्योंकि मोदी जी को घेरना है, मोदी जी से जवाब चाहिए, तो ये मोदी जी से ही पूछेंगे। केरला में पोर्ट दिया गया जहां पर राहुल गांधी खुद सांसद है, वहां पर उनको पोर्ट क्यों दिया गया, उसका जवाब ही दे दे। ये नहीं देंगे, इनको मोदी जी से प्रश्न पूछना है। ज्योति, आप हैरान होंगे कि कल एक डिबेट पर एक प्रवक्ता ने मुझे ये तक कह दिया कि इस प्रश्न का जवाब आप नहीं देंगे। तो मैंने उनको बोला क्या मोदी जी को बुला लाएं यहाँ पर भी? मतलब इनको हर बात के जवाब मोदी जी से चाहिए, और मोदी जी ने ऐसा तगड़ा इनको जवाब दिया है, मुझे लगता है जो तूफान आया है कांग्रेस के, अभी मुझे लगता है जो सांसद बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, वो तूफान से अभी तक संभल नहीं पाए हैं। तभी तो आप जब बात कर रही थी, जब आपने बात यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री के भाषण पर और ये प्रश्न पूछ रहे हैं हरियाणा की, तो थोड़ा संभल जाइए। ठीक है, ये तूफान तो आपकी जिंदगी में 14 में ही आ गया था और आगे लंबे समय तक बना रहेगा, तो थोड़ा सहन करने की आदत डाल लीजिए। ठीक है रजवन जी, कल भी आपने लोकसभा में पीएम को सुना होगा और आज राज्यसभा में जो कुछ कहा गया आपके पीएम की ओर से, क्या अब तक जो आरोप लगाए गए, अब तक जो आप कह सकते हैं एक बवाल जो देखा गया बजट सत्र में, उन तमाम आरोपों का तोड़ मान लिया जाए पीएम के जवाब को?
देखिए जवाब की बात सिर्फ हम इतना करेंगे कि आज का जो प्रदेश का और देश का जो माहौल बना हुआ है उससे ना तो कांग्रेस का कुछ बिगड़ने वाला ना भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगड़ने वाला, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि जो देश की जनता है वो निश्चित तौर पर डरी हुई है। कारण है उसका कि जिस प्रकार से बार बार एसबीआई का नाम लिया जा रहा है, जिस प्रकार बार बार एलआईसी का नाम लिया जा रहा है, अब देश की जो गरीब जनता है उनका पैसा कहां पर है? या तो एलआईसी में, एक ब्रांड नेम होता था एलआईसी और एसबीआई, एक विश्वास का नाम होता था कि कोई भी आदमी अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को बैंक में या एलआईसी में किसी न किसी तरह से अपना उसको डिपॉजिट करा लेता था। कोई भी उसको जो भी बेनिफिट अगर वो लेना चाहे, जिसको हम ये कह सकते हैं चाहे पॉलिसी लेना चाहे या अगर आप जमा कराना चाहे वो उससे ले सके। लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है वो ऐसा माहौल बना हुआ है कि गरीब व्यक्ति उसको इतना डरा दिया गया है, चाहे हम ये कांग्रेस के माध्यम से कहें या सरकार के माध्यम से। या तो सरकार आकर इस पर पूर्णतः जवाब दे अपना कि भाई जो आपकी जो पूंजी है वो सेफ है। अब जिस हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं उससे आम जनता संतुष्ट नहीं हो पा रही, ये हकीकत नहीं है। यहाँ पे तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। आम जनता के अंदर जो भय है उस भय को दूर कैसे किया जाए, उसकी जो पूंजी है वो सुरक्षित है, उसको कैसे विश्वास दिलाया जाए। आज सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है, प्रधानमंत्री जी जो भाषण में कुछ कह जाए वो 70 साल की बात करते हैं, आज कांग्रेस है वो जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है, लेकिन जो हकीकत है उसकी कोई सोचने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत है जनता की सुनने की। जनता की ना तो आज कांग्रेस चिंता कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर अडानी जी की बात आ रही है तो अडानी जी के ऊपर तो जवाब इनको देना है ना। आज देश के प्रधानमंत्री है, सरकार इनकी है और हजारों करोड़ रुपए की जब घोटाला हो रहा है, जब कौन देगा जवाब? कौन देगा? सरकार की जिम्मेवारी है। जब बैंकों ने कर्ज दिया है, देश के व्यक्ति को कर्ज दिया है, क्या सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती? क्या सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती कि हमारे देश के एक उद्योगपति को इतना भारी नुकसान हुआ है? आप एक चीज देखिए ना, देश के इतने बड़े उद्योगपति जिसको बार बार ये बात कहते थे कि वो हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसके तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज एसबीआई का एलआईसी का पैसा किसके दम पर, किसकी वजह से और किसको कर्ज दिया है? आप ये देखिए किसकी वजह से कर्ज दिया गया है, उसके आप उस चीज का जवाब दीजिए ना। आप ये चीज नहीं कीजिए। जनता जवाब आपसे ही मांगेगी और जवाब निश्चित तौर पर आपको देना होगा। अब मैं यह नहीं कहते कि प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा, लेकिन आज यहाँ पर आप बैठे हैं, उन पार्टी प्रवक्ता के तौर पर जवाब आपको देना है, देश की जनता को संतुष्ट आपको करना है। ये आज विपक्ष नहीं करेगा। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, जवाब देना आपका जवाब है। जवाब तो आप ही देंगे ना, या जवाब विपक्ष देगा? आप आज विपक्ष वन्ना जी मैं आऊंगी, पहले राजेंद्र जी को चर्चा में हम जोड़ लें। बातें हैं उनको लाकर राजेंद्र जादव जी, ठीक है सर, ठीक है रजवन जी, आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है। अब आप सुने जादव साहब, विपक्ष लगातार अडानी को लेकर, खास तौर पर कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, अडानी ग्रुप को लेकर पीएम पर हमलावर था। आज भी जब पीएम संबोधित कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, बार बार नारे लगाए गए, मोदी अडानी भाई भाई, बहुत नारेबाजी हुई, लेकिन पीएम नहीं रुके। अच्छा, शुरुआत से जो शुरू किया गया कि इतिहास का जिक्र किया गया कि कांग्रेस के कार्यकाल की बात की गई कि अलग अलग समय की, आप क्या संदेश देख रहे हैं पीएम के संबोधन का? नंबर हासिल करने और अपने बाहर ले जाने की रणनीति है। वो कभी भी कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दों पर सीधा जवाब नहीं देंगे जी। ये जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन बहुत ही जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसको जवाब दिया है। जो मुद्दे वो उठा रहे थे वो देश की जनता को उन्होंने अपने जवाब से ये संदेश दिया है कि इनकी बात मत सुनो। ये वो लोग हैं कि 60 साल में इन्होंने क्या किया, 60 साल में गड्ढे खोदे हैं, 60 साल में कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने जो ऑपरेशन लोटस का जो आरोप लगाया जाता रहा भारतीय जनता पार्टी पर, उसका भी जवाब दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर ने 50 बार संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल किया जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती थी। बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने कांग्रेस के जो इतिहास को उठाकर लोगों को, देश की जनता को, जो भी मतदाता है, आम मतदाता है, उसको ये जवाब दिया है कि इनकी बात मत सुनो, इन्होंने क्या किया। ये बहुत अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के उठाए हुए जो अडानी के मुद्दे थे उसको लेकर उन्होंने जवाब दे दिया और सीधा जिक्र उन्होंने अडानी का नहीं किया। ना उस पर कोई जांच की बात हुई, ना अडानी पर कोई उन्होंने खंडन किया, ना कोई मंडन किया, चाहे वो नारेबाजी होती रही। और अडानी को लेकर जो भी बयान कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा में दिए, राहुल गांधी ने दिए, उनको एक्सपंज भी कर दिया। और एक नई रणनीति के तहत पीयूष गोयल ने और दूसरे मंत्रियों ने
उनसे सबूत मांग लिए कि आप ये आरोप लगा रहे हैं तो इनके सबूत क्या। ये इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है जो पहली बार देखने को मिली है संसद में, जो है नहीं तो आरोप तो लगाए जाते रहे लेकिन इस तरह से कोई जवाब में सबूत नहीं मांगता। तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीतिक रवैया है वो सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी इस देश पर लंबा शासन करना चाहते हैं और देश को अपनी धारा में ही बहा लेना जाना चाहते हैं, और वो कॉन्फिडेंट है कि उनके साथ इस देश का आम मतदाता है जो बीपीएल, पिछड़ा और दलित वर्ग की वो बात करते हैं, उसके स्थान की बात करते हैं। उनको भरोसा है कि ये वोटर जो है लगातार उनको सत्ता में रखने का काम करेगा। तो प्रधानमंत्री ने इस तरह से रणनीति के तहत जवाब दिया है और कांग्रेस को देखना है कि वो क्या करती है। बिल्कुल। अच्छा अंशु जी, एक आरोप ये भी कि 60 साल में लगातार कांग्रेस पार्टी ने गड्ढे ही खोदे, केवल गड्ढे खोदने का काम किया, और अब क्या कि जनता बार बार सबक सिखा रही है कांग्रेस पार्टी को, बार बार खारिज किया जा रहा है सिरे से, लेकिन उसके बाद भी साजिशें कर रही है कांग्रेस पार्टी। ज्योति जी, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बहन के उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात से खुश नहीं है कि भारत का अगर कोई भी बिजनेसमैन टॉप 10 में रहे। देखिए, हमारा काम ये नहीं है कि भारत का एक व्यक्ति टॉप 10 में रहे। हमें बहुत खुशी होती है जब भारतीय किसी टॉप के उसमें लिस्ट में नाम आता है, लेकिन क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि भारत की आम जनता भी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करे, भरी जेब रहे, सारे घरों के अंदर चूल्हा समय पर जले। तो पीएम ने इनडायरेक्टली जिस बात का जादून साहब ने भी जिक्र किया कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इनडायरेक्टली उनका उत्तर दे दिया कि कांग्रेस कैसे सवाल खड़े कर सकती है। कांग्रेस ने गड्ढे खोदने का काम किया और कांग्रेस को हर एक मोर्चे पर जनता नकार चुकी है पूरी तरह से। देखिए ज्योति जी, 8-9 साल का शासन भाजपा का हो गया, 1 साल और इनके कार्यकाल का बचा है। ये कहना बहुत जल्दी होगी। हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी में कुछ कमियां रही हो सकता है हमारे इतिहास में कुछ कमियां रही हो, लेकिन 2024 के अंदर जब जनता आएगी वो अपना फैसला देगी। जब सबको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे या एम्स बनाए थे या एयरपोर्ट बनाए थे या आईआईएम्स बनाए थे, ये सबको पता है, आप जनता को पता है। मध्यम वर्ग के लिए बजट के अंदर क्या आया, 16,750 करोड़ का 5 दिन के अंदर एलआईसी को नुकसान पहुंचा है। क्या उसके अंदर आम आदमी की जेब कटी नहीं है? उसका दुख कौन व्यतीत करेगा? क्या विपक्ष इस बात की आवाज उठाए या ना उठाए? भाजपा का जवाब नहीं बनता है इसके ऊपर कोई जवाब दे देना, या सिर्फ अडानी को ही बचाने का काम भाजपा सरकार करेगी। वंदना जी कुछ कहना चाह रही। साथ ही देखिए, कल भी एलिगेशन था कांग्रेस पार्टी का विरोधियों का कि पीएम ने चुनावी भाषण पढ़ दिया कहीं ना कहीं। आज भी आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावी बातें कर रहे थे पीएम। अपनी बात को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए कि एक मीडिया रिपोर्ट आती है हिडेनबर्ग की और उसके बेसिस पर अडानी की शेयर गिर जाते हैं। उसमें सरकार का कहाँ पर रोल है ये मुझे लगता है ये अभी तक बता नहीं पाए। ये कह रहे हैं कि एलआईसी का नुकसान हो गया, एलआईसी कह रही है हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कह रहे हैं एसबीआई का नुकसान हो गया, एसबीआई कह रही है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो मैडम ये लोग यहाँ तक सीमित है ना। वो तो राहुल गांधी पूछ चुके हैं कि पीएम ने फायदा पहुंचाया, पीएम अपने साथ ले जाते थे, पीएम के साथ जाते थे और कितना फायदा उन्हें पहुंचाया गया। कि डिफेंस की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लगातार फायदा पहुंचाया गया। सबसे कामयाब बिजनेसमैन वो क्यों हैं, जो भी बिजनेस करते हैं उसमें फायदा कैसे होता है, ये सवाल बहुत सारे पूछ चुके हैं राहुल। देखिए मुझे लगता है इसका जवाब भी हम लगातार दे रहे हैं। इनको पहले भी प्रोजेक्ट मिलते रहे और अभी भी मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको राजस्थान का एग्जांपल दिया, 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट राजस्थान में अडानी को क्यों मिले उसका जवाब ये नहीं देंगे। राजीव के समय में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसका जवाब ये नहीं देंगे। नर्स के समय में इनको मुद्रा कोड मिला, उसका ये जवाब नहीं देंगे। मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी इनको एफसीआई का 15 साल का 12% का इंश्योर रिटर्न का प्रोजेक्ट मिला था, इस पर ये जवाब नहीं देंगे। और जहां तक हवाई जहाज में ले जाने की बात है तो मैं ये एक बात और कहना चाहूंगी कि रिलायंस का जब यूपीए का समय था तो रिलायंस के चार्टर प्लेन में सोनिया गांधी रशिया में गई थी अपनी व्यक्तिगत यात्रा के लिए, तो उसका भी ये जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये प्रश्न उठाएंगे बार बार सरकार पर। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, एक मीडिया रिपोर्ट आती है, मीडिया रिपोर्ट आने के बाद शेयर के रेट गिर जाते हैं तो इस सरकार का क्या लेना देना है, इसका जवाब ये नहीं दे पाए। ये कह रहे हैं एलआईसी का नुकसान हो गया, हम कह रहे हैं कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अगर मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पर प्रधानमंत्री जवाब देते रहे तो मुझे लगता है सुबह तो चलेंगे ही नहीं, उसमें तो और की चर्चा हुई नहीं पाएगी। और चलिए और छोड़िए, मुझे यहाँ पे अंशु शर्मा जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। इनके समय में एक मीडिया रिपोर्ट आई थी, स्विट्जरलैंड का एक अखबार है स्वाइजेट, उसने एक रिपोर्ट छापी थी कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी के स्विस बैंक में अकाउंट है, फोटो के साथ ये रिपोर्ट छापी थी कि उनके स्विस बैंक में अकाउंट है जिसमें 1
1.87 बिलियन का अमाउंट है। तो मुझे ये बताइए, आपने उस पर कितनी चर्चा करी, या आपने उस पर क्या कदम उठाया, या और छोड़िए ना, मानहानि का दावा ही कर देते अगर आपको लगता है गलत है तो, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात एक और यहाँ पर कहना चाहूंगी कि एल्बर्टस जो केवीजी के पूर्व चीफ है, उन्होंने सोनिया गांधी पर क्या क्या एलिगेशन लगाए, यहाँ तक उन्होंने सोनिया गांधी को एग्जिट तक कह दिया। उस पर आपने क्या एक्शन लिया, क्या चर्चा की, ये सब आपके समय की तो बात है ना। क्या मीडिया रिपोर्ट पर आप चाहे कि प्रधानमंत्री आपको जवाब दे? जब हम कह रहे हैं कि LIC को कोई नुकसान, या अभी मैं सुन रही थी रजत पंजेटा जी कह रहे थे कि लोगों का तो नुकसान हो गया ना, तो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जो भी अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनके जो खतरे होते हैं उनके बारे में वो जानते हैं, और शेयर के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं। उसको लेकर आप कहें कि मोदी जी रेट दे, मोदी जी आप कुछ बयान दे, कल को किसी और के रेट, शेयर के रेट कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, उस पर भी मोदी जी जवाब दे। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस बात पे आंसर पूछना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आज मोदी जी ने बड़ा वाजिब जवाब दिया। उन्होंने सब बता दिया कि पिछले सरकारों के समय में क्या होता है, अब की सरकारों में हमने किस प्रकार से सुशासन देने का काम किया है, किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, किस प्रकार से जनता को एक एक लाभ पहुंच रहा है, उज्ज्वला योजना बनाई गई है, वैक्सीनेशन, आपने किस पर इन्होंने आरोप नहीं लगाया। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं, ऐसी कौन सी संवैधानिक संस्था है उन्होंने जो कांग्रेस है उन्होंने आरोप नहीं लगाया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया क्या? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को छोड़ दिया क्या? EVM को छोड़ दिया क्या? या ऐसा कौन सी संवैधानिक संस्था है जिस पर इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया? यहाँ तक हमारे जो वैज्ञानिक है उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, कोविड को भी कोविड बता दिया। तो इन्होंने छोड़ा किसको है? अब इनके किन आरोपों का जवाब दे? समय ने जवाब दिया। ये कहते थे वैक्सीनेशन इंडिया की होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए, और बाहर की वैक्सीनेशन ने क्या बुरा हाल किया वो हम सबको मालूम है। हम आज जिस स्थिति में है, अगर मैं जिक्र करूं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो कोविड के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं कंपैरिजन करना चाहूंगी अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ। हम 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो किसके समय में बने? मोदी जी के समय में बने। लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ उठाना है? अडानी पर। आपने राफेल पे भी प्रश्न उठाए थे ना, चौकीदार चोर कहा था, कोर्ट में जाके माफी मांगी थी, भूलिएगा नहीं उसको। चर्चा को आगे हम ले जाएंगे। रजुन जी कर रही है, अगर उज्ज्वला योजना की सजा जनता को पता होती कि सिलेंडर का रेट 400 से 1200 का मिलेगी तो किसी जनता को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं, अभी हम आगे बढ़ेंगे। वंदना जी आएंगे आपके पास। रजुन जी देखिए, इन्होंने मैं जवाब दे देती हूँ। बहुत जल्दी देख लीजिए, उसने कहा कि हमारे समय में 1200 रेट था नॉन सिलेंडर का। क्या सब्सिडी इटली में आती थी? कितने लोगों को सब्सिडी मिल रही है बहन जी? कागजों की बात मत कीजिए, धरातल की बातें कीजिए। धरातल पर कितने लोगों को सब्सिडी मिल रही है, कितने लोग सब्सिडी इतनी से लाते थे क्या? मामा के घर से लाते थे राहुल। चलिए रजुन जी, देखिए राजभवन को कांग्रेस ने पार्टी का दफ्तर बना दिया था। 90 बार सरकारें गिराई गई, अपनी पसंद की सरकारें बनाई गई। सुनिए आप, 1982 का भी जिक्र किया गया, 1982 में जब पोस्ट पोल अलायंस था देवीलाल के साथ बीजेपी का, और गठबंधन चूंकि आप कह सकते हैं सबसे अधिक सीटें होने के बावजूद भी भजनलाल को आमंत्रित किया जाता कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाई जाती है। तो क्या पीएम के इस आरोप में इनेलो भी साथ खड़ी है? मानते हैं कि राजभवन को वाकई कांग्रेस ने पार्टी दफ्तर बना दिया था एक समय में? देखिए इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की जब अपनी सत्ता थी उन्होंने हद कर दी थी, जिसको हम ये कह सकते हैं बेइंतहा हद होती है, जिसको जो तानाशाही रवैया इंदिरा गांधी जी ने जो अपनाया था वही अब उससे 2 कदम आगे चलकर हम ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी अपनी उसी पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से अभी बात कहां पर चल रही थी, बात आई कि आप जवाब दीजिए, अडानी जी के ऊपर जवाब दीजिए, लेकिन वो बात को कहां लेकर गए? जैसे हमारे एक्सपर्ट बैठे उन्होंने कहा है, उन्होंने जवाब देने की बजाय उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने बार बार क्या कहा, 140 करोड़ जनता है वो मेरा कवच है। हम जवाब मांग रहे हैं, वो कवच बता रहे हैं। उनसे जवाब मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने एक मिनट वंदना जी, आपसे जवाब मांगा जा रहा है, वो कह रहे हैं मैंने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया। आप सुन तो लो ना, आप सुन लो ना। आप जहां पर आपको जवाब देना होता है वहां पर जवाब नहीं देते। आपने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात की है, आपने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात की है। आपने वो काम क्यों नहीं किया कि उन लोगों को अनाज देना ना पड़े? उन लोगों को सक्षम बनाने के लिए क्या काम किया आपने? आप वो बताएं। आप भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों के साथ होने का दावा करती है, वो दावा झूठा नहीं है। भारतीय जनता
उद्योगपतियों के साथ है। गरीब के नाम पर केवल और केवल आपने राजनीति की है। अभी जो सब्सिडी की जो बात चल रही थी वंदना जी, आपने जनता को ठगने का काम किया है। जो गैस सिलेंडर 400 का नाम देकर आपने जो सब्सिडी की जो बात की थी, आज वो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है जब उसके खाते में 7 रुपए सब्सिडी आती है। आपने सब्सिडी का मजाक बनाया हुआ है। आपने किसानों को खाते में पैसा डालने की बात कही। आप ये चीज देखिए ना, किसानों को जो एमएसपी है वो एमएसपी देने का काम क्यों नहीं किया? आप किसानों को आप ऐसा कौन सा वर्ग जो आपसे खुश है? कोई एक वर्ग बताए जो आपसे खुश है? एक सिंगल वर्ग आपके साथ खुश नहीं है। आज 2024 का लोग इंतजार कर रहे हैं किसी तरह ये सरकार को, इस सरकार को सत्ता से बेदखल कैसा किया जाए। वंदना जी, आपको सोचना चाहिए कि जो उम्मीदों से सरकार ने, जिस उम्मीद से आपको जनता ने आपको वोट किया था, आप उनकी वोटों पर खरा नहीं उतर रहे, आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे। गरीब का नाम चलिए, दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं इसे। आप लोग एक साथ बोलेंगे, दर्शक नहीं सुन पाएंगे। राजेंद्र जी बीच में बोल रहे, ठीक है, अभी आप सुनिए, आप भी सुनिए, अभी आप भी सुनिए। क्या जाहिर करना चाह रहे हैं जादौन साहब, आज पीएम के उत्तर से आज ये लगा, कल भी प्रतीत हुआ, आज भी ये लगा कि पीएम केवल अडानी ग्रुप को लेकर तो हालांकि डायरेक्टली कोई बात नहीं की गई, लेकिन अब तक की सरकार में कांग्रेस ने जो आरोप लगाए उनका कहीं ना कहीं जवाब देते नजर आए, खुद कांग्रेस पर हमला करते हुए। अब देखिए, उन्होंने कांग्रेस पर जिस तरह से हमला किया है, तो कांग्रेस जो रणनीति अपना रही है कि उन्होंने जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो अडानी के इस तरह से शेयर डाउन हो गए, फिर पता चला कि वो सेल कंपनियों का मुद्दा आ गया, तो उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली सारा जवाब दे दिया कि कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो इस तरह के मुद्दे उठा रही। फिर उसके साथ साथ जो दूसरे पार्टी के जो नेताओं ने उनका डायरेक्टली भी जवाब दे दिया है कि इस तरह के शेयर मार्केट डाउन होने से, ये शेयर जो है इसके अडानी ग्रुप के शेयरों के गिरने से आम जनता के निवेशकों का और खासतौर से जो संस्था है LIC जैसी और SBI जैसी बैंक है, उनके शेयरों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके निवेश को कोई फर्क नहीं पड़ा और उस निवेश में सरकार का कोई दखल नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत स्थिति को स्पष्ट करने का और संभालने का प्रयास किया है, कांग्रेस के हमले को नाकाम करने का प्रयास किया है। तो अब ये तो कांग्रेस को देखना है कि वो उसकी स्ट्रेटेजी को किस तरह से कामयाब बनाती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो इस तरह से जवाब दे दिया को जनता को एक संदेश दिया है कि इन पर भरोसा मत करो। इन्होंने 60 साल में क्या किया? इन्होंने 60 साल में देश को नुकसान पहुंचाया, गड्ढे खोदे हैं और तमाम तरह का नुकसान किया है और तमाम तरह की मनमानी और डिक्टेटरशिप चलाई है। तो उस तरह का जवाब जो आ गया है, तो ये वो अब ये कहते रहे कि सीधा अडानी पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब तो आ रहा है। अंशु जी, देखिए, एक तरफ तो जिन जिन लाभार्थियों को सरकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है उनका जिक्र किया गया कि पीएम की ओर से, और साथ ही कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर भी निशाना साधा गया। तो ये कहीं ना कहीं मानकर चला जाए कि 2024 में बीजेपी के जो मुद्दे होंगे उनकी एक झलक दिखेगी। ज्योति जी, पहले तो जो जन कल्याण योजनाएं भाजपा पार्टी की चल रही है, हमें ये चीज समझने की जरूरत है, क्या वो वाकई में उससे जनता का कल्याण हो भी रहा है या ये सिर्फ कागज की योजनाएं हैं। और मैं भाजपा प्रवक्ता मेरी बहन जी से एक अनुरोध करूंगा कि जब भी जनता के मुद्दों की बात आपसे कोई विपक्षी दल आपसे सवाल उठाता है, तो आप इस प्रकार से, हर भाजपा का प्रवक्ता बुखला की जाता है, वो ऊंची आवाजें क्यों उठाने लग जाता है? हम आपको इतने आराम से सुनते हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या बुढ़ापा पेंशन आज आम जन को मिल रही है? मध्यम वर्ग को क्या लाभ भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण योजनाएं दे रही है? क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगी कृपया, या सिर्फ कागजों के द्वारा ही बताएंगी? आप लोगों के बीच में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, और जब 2024 में आप जाएंगे ना वोट मांगने, तो जनता बखूबी आपको जवाब देगी। जनता भी आपका दोनों हाथ खोलकर इंतजार कर रही है। नहीं, पीएम तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता भारतीय पीएम पर यकीन करते हैं, और ये उनका सुरक्षा कवच है अपने आप में। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को तो सिरे से खारिज कर चुकी है जनता, बार-बार खारिज कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो 8 फरवरी को वो सदन में उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोगों को नल से पानी मिल गया है, और 9 फरवरी को वो कह रहे हैं 11 करोड़ लोगों को नल से पानी मिल गया है। एक दिन के अंदर 3 करोड़ लोगों का आंकड़ा बढ़ा देते हैं। अगर आप पूरा नहीं सुनते तो उसमें आपका कसूर है। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिलीव करते हैं तो आप दोबारा से सुनिए। उन्होंने कहा 3 करोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें तो खट्टर साहब ने बकायदा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसकी है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसकी है? अगर आ गई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शायद आपकी है ना? व्हाट्सएप
यूनिवर्सिटी से आप पढ़कर आते हैं, नहीं बहन जी, मैं वही बता रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा तो खट्टर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने ही तो चलाई हुई है कि बुढ़ापा पेंशन देंगे तो सरकार को कर्ज होगा। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन पढ़ रहा है ये आप मुझे ना बताइए, आप अपने मुख्यमंत्री और साहब को बताइए। आपका तो मुझे मालूम है ये नरेंद्र मोदी है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप जनता के सब सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं। आप सवाल सुनने के लिए आप सवाल सुनना चाहती ही नहीं है, आप जवाब नहीं देना चाहती हैं। ये इस तरीके की अगर आपको डिबेट करनी है तो आप हमें पहले मिल रहा था, अब 11 करोड़ को मिल रहा है, तो कितना हो गया? 8 करोड़। तो मुझे लगता है ये मैच भी आपको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने लोकसभा में कहा। अच्छा पोपला जी, देखिए अडानी ग्रुप को लेकर, ठीक एक बार फिर से अडानी ग्रुप पर आते हुए पोपली जी, एक बार फिर से अडानी मसले पर आते हुए, हालांकि आप कहते हैं कि पीएम क्यों जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष, ठीक है आपकी बात पूरी हो गई है, आप अगली बार बोलिएगा जब भी आपसे मैं सवाल पूछूं। अब पोपली जी देखिए, डायरेक्ट चूंकि पीएम पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, दोस्त है अडानी और पीएम, ये बार आरोप है, आज तो भाई भी बताया गया विपक्ष की ओर से, तो ऐसे में अगर जेपीसी का गठन नहीं किया जाता तो विपक्ष फिर सवाल पूछता कि सरकार या पीएम की मंशा ठीक नहीं है, या छुपाने को अगर कुछ नहीं है तो जेपीसी का गठन क्यों नहीं होता? देखिए सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, इनके अगर ये आरोप हैं कि अडानी भाई है या मित्र है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप तो किसी के साथ भी लगा सकते हैं। आरोप वो होते हैं जो हमें मालूम है इनके चाइना के साथ क्या रिश्ते हैं, हमें मालूम है ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया करते थे और किस प्रकार से, मुझे याद है गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें 50-60 हजार का पैसा, उसका किराया भी 3-3, 4-4 लाख गया था, उसको बोला जाता आरोप। सूजी के समय में भी हमने देखा कि किस प्रकार से इन पे आरोप लगे, हमने हरियाणा में भी देखा कि किस प्रकार से लैंड डील पर ये जमीनों के लुटेरे हैं, तो इन पे आरोप भी लगे हैं। एक आरोप क्या प्रूव हुआ? दूसरी बात, अगर कोई भी आरोप वो थे, हरियाणा में हमारी न्याय व्यवस्था क्या कहती है, हमारी न्याय व्यवस्था क्या कहती है, चाहे गुनाहगार छूट जाए, जो सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो समय जरूर लगता है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ इनको, कोर्ट इनके पास है, आरटीआई है इनके पास, क्यों नहीं कोर्ट में जाते? किसने मना किया? जाके पता करिए। क्या आपको सिर्फ शोर वहीं पर मचाना है? शोर मचाकर आप पूरे समय जब प्रधानमंत्री जी बोलते रहे, ये शोर मचाते रहे, इनको लगा कि शायद प्रधानमंत्री जी दब जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, मैं अकेला हूँ, लेकिन आप नारे भी बदल कर लगा रहे हैं। इतना गंभीर नहीं कि एक व्यक्ति नारा लगा ले और पूरे 85 मिनट तक वो लगातार बोलते रहे, और हमने देखा, देश की जनता ने देखा कि जिस पर उन्होंने विश्वास किया वो किस प्रकार से अपने विश्वास के पे खरा उतर रहा है। कोर्ट में जाइए ना, किसने मना किया आपको? 2G में हम गए थे, बाकी आपके केसेस में गए थे, और लोग भी गए थे, आप क्यों नहीं जाते? किसने मना किया है आपको? लेकिन आपको मालूम है, आपकी तरह ये आरोप भी झूठे हैं। राहुल गांधी को मालूम है, जिसको यही नहीं पता होता वो पूछते हैं जयराम व्हाट इज अवर स्टैंड ऑन इट। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, वो क्या बताएगा। मतलब मैं तो राहुल गांधी का धन्यवाद दूंगी कि राहुल गांधी ने ऐसा काम कर दिया, जो ऐसी कांग्रेस जिसने देश को खत्म कर दिया था, उसको खत्म करने का काम वो कर रहे हैं, और उसको पुष्प याद करेंगे कि इतना बढ़िया काम करके गए। वो धीरे खत्म करने का काम कर रहे हैं, और जो कांग्रेस एक बंजर जमीन बन के रह गई है, वो प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कर रहे थे कि अडानी को ये समझ क्या रखा है इन्होंने। अब आज अडानी जी के ऊपर देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से अडानी जी का जो शेयर का प्राइस डाउन हुआ है, उससे ये देखिए ना नुकसान किसको है। क्या विदेशी निवेशक इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे? वो इन्वेस्ट करने से पहले 5 बार सोचेंगे, 50 बार सोचेंगे। उनको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ प्रॉफिट है कि नहीं है। आज अडानी कोई ऐसा ही नहीं है, मामूली चीज नहीं है अडानी। आज ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है? और अगर उनको नुकसान हुआ तो ये सोचे देश का विकास तो वैसे ही रुक जाएगा ना। आप ये इस चीज को हल्के में क्यों ले रहे हैं? ये चीज सोचने की बात है। बार बार ये इसी चीज को कहकर कि अडानी का ये है, लेकिन ये बार हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आज अडानी जी के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत टिकी हुई है। और अगर उनका शेयर प्राइस गिर रहा है तो विदेशी निवेशक यहाँ पर क्या लगाकर इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर? और अगर इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो फिर देश के विकास में तो गति का मतलब ही नहीं है। ये चीज बार बार भूल रहे हैं इनको, बार बार इसीलिए अडानी प्रकरण को उठाया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में इतना था कि किसी भी बिजनेस में हाथ डाले और वो फल फूल रहा है, ऐसे व्यक्ति को इतना भारी नुकसान अगर हो रहा है तो उस पर सरकार को
सोचना चाहिए। अडानी अकेला नहीं डूबेगा, डूबेगा तो देश भी डूबेगा उसके साथ साथ। इसलिए इस स्पीच पर चर्चा का विषय इसलिए बनाया हुआ है। पर ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहीं दिल्ली की बात कर रहे हैं, कहीं कलकत्ता की बात कर रहे हैं, जो मुद्दा है उसकी बात छोड़ गए, भूले बैठे। ये कांग्रेस की जो उस समय की नाकामियां थी उनको आज रखकर सामने रखकर बात करने से कोई फायदा नहीं है। आज हम वर्तमान स्थिति पर, आज वर्तमान हालत पर अगर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर वो रहेगा। हम सिर्फ एसबीआई से बोल रहे हैं, निर्मला सीतारमण कह रही है अगर अडानी को नुकसान हुआ है तो उसको क्या देश का नुकसान नहीं कहेंगे? आप ये बताएं, अगर अडानी प्रोग्रेस कर रहा था तो देश प्रोग्रेस कर रहा था, अगर अडानी नुकसान हुआ तो क्या देश को नुकसान नहीं होगा? आप ऐसी कैसे बात कर सकते हैं? जब अडानी जी को अगर नुकसान हुआ है तो क्या देश को नुकसान नहीं होगा? देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा क्या? जो एनर्जी में, जो पोरबंदर में, जो एयरपोर्ट पर, अगर कहीं पोर्ट पे जो भी जिस हिसाब का भी उसका बिजनेस है, उस बिजनेस को अगर लॉस आएगा तो लॉस किसका होगा? राजेंद्र जी देखिए, अब से पहले चूंकि राफेल को लेकर बात करें, पुलवामा को लेकर बात करें, ठीक है रजवंत जी, अब आप सुन लीजिए। जब जब विपक्ष ने सीधे तौर पर पीएम को निशाना बनाने का प्रयास किया, कम से कम चुनावी नुकसान तो बीजेपी को नहीं हुआ, या पीएम की छवि पर जब भी प्रहार करने का प्रयास किया गया लगा नहीं कि कोई नुकसान हुआ के। अब जबकि अडानी मसले को लेकर पीएम को टारगेट किया जा रहा है, आप क्या मानते हैं, क्या इसका कोई असर आगामी चुनाव में हो सकता है? नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, जो वोटर मैनेजमेंट है, उससे नहीं लगता अभी तक जितने इमोशनल इशूज भी जुड़े हुए हैं, जिन पर ये सरकार काम कर रही है, पार्टी भी काम कर रही है, और जिस तरह से निचले लेवल पर लोगों पर पकड़ बनाए रखने का जो काम चल रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई डेंट, कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाएगी अभी। और वो प्रधानमंत्री ने उसका एक जवाब भी कुछ और तरीके से भी दिया है कि विपक्ष वैसे तो एकजुट नहीं होता है, हो ही नहीं पाता, लेकिन ईडी ने और सीबीआई ने उनको एकजुट कर दिया। वो उस तरह से उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि ये दागी है, ईडी की जांच के दायरे में है, सीबीआई की जांच के दायरे में है, और इसलिए बचने के लिए एकजुट होकर ये शोर मचा। तो प्राइम मिनिस्टर का ये जवाब गया है। और अभी जो इस तरह के इमोशनल इशूज जो सरकार के हाथ में है, उससे आम मतदाता जिस तरह से जुड़ा हुआ है, और पिछड़े और गरीब वर्ग के लिए जो योजनाओं पर काम चल रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से बहुत निचले तबके का मतदाता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश था, और वो उसके फेवर में लगातार बात कर रहा था, और योगी सरकार ने अपने आप को दोहराया। तो ऐसी स्थिति अभी जो है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भी है, और विपक्ष को जो है किस तरह से काम करना है, अब इस स्ट्रेटेजी को किस तरह से नाकाम करना है, ये तो विपक्ष के देखने का काम। अंशु जी, जिस तरह से विपक्ष आज लगातार नारेबाजी करता रहा, मोदी को लेकर, पीएम को लेकर, अडानी को लेकर बार बार नारे लगाए गए, लेकिन करीब 1.5 घंटे तक पीएम लगातार बिना रुके, बिना लटे बोलते रहे, तो ये भी एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि खुद उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि एक अकेला व्यक्ति काफी है, पूरा देश ये देख रहा है। देखिए, इससे सबका अपना अपना नजरिया है। मैं तो इसको तानाशाही मानूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी विपक्ष का जवाब नहीं दे रहे हैं, विपक्ष अपने पर्सनल सवाल नरेंद्र मोदी जी या प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछ रहे। विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। अगर नरेंद्र मोदी जी या भाजपा जनता पार्टी आज संसद के अंदर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो विपक्ष का सवालों का नहीं, वो जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं तानाशाही रूप उनका दर्शाता है। और मैं तो इसको बहुत ही ज्यादा गलत मानूंगा, क्योंकि अच्छा, पीएम जब बोले, ठीक है, पीएम जब बोले साथ साथ 90 मिनट तक अगर बोलते हैं, 90 मिनट तक बार बार ये कहना मोदी अडानी भाई भाई, बार बार ये कहना, चिल्ला चिल्ली करना संसद में, हालांकि ये सालों से होता है, नया नहीं है इसमें, लेकिन क्या ये फिर बहुत अच्छा तरीका है विपक्ष का? अगर प्रधानमंत्री को नहीं सुनना या पीएम को सुनने नहीं देना कि लोग ना सुन पाए, क्या ये तरीका ठीक है? फिर देखिए, अगर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, अगर जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, अगर विपक्ष की आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो विपक्ष हाथ पे हाथ रखा बैठा रहेगा क्या? नारेबाजी तो होंगी ना। अगर जनता की आवाज उठाने वालों का अगर म्यूट कर दिया जाएगा माइक, तो नारेबाजी तो होंगी। विपक्ष हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, जनता का नुकसान होता रहे, और प्रधानमंत्री जी बजट के सत्र में चुनावी घोषणा करते रहे, जनता को अपने बहलाए फुसले जुमलों के अंदर फंसाते रहे, और विपक्ष हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, क्या ये वाजिब है?
चलिए जवाब लेंगे पोपली जी से। साथ ही देखिए नेहरू जी को लेकर भी कहा गया आज वंदना जी कि बहुत सारी सैकड़ों संस्थाओं के नाम हो या योजनाओं के नाम को नेहरू जी के नाम पर कहें। ये इस बात में शर्मिंदगी क्या है कि उनके परिवार में कोई उनका सरनेम नहीं लगाना चाहता। आप क्या मान रही हैं, क्या संदेश दे रहे हैं पीएम, क्या कहने का प्रयास उनका? मोदी उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि नेहरू जी का कहीं पर नाम नहीं आता। तो एक तकरीबन उन्होंने यहाँ पे कोट भी किया कि 600 योजनाएं ऐसी हैं जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर चल रही हैं और बाकी क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था देश के लिए, उनके नाम पर क्यों नहीं योजनाएं चलाई गई। और वैसे तो ये कहते हैं नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन नेहरू जी का नाम इनका परिवार लेकर नहीं चलता, इनका परिवार गांधी का नाम लेकर चलता है। और मुझे लगता है कि गांधी के नाम को भुनाने की जो कोशिश की जाती है उस पर उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझे लगता है तरीके से व्यंग किया है। कभी तो कह दिया जाता है कि प्रियंका गांधी की जो नाक है वो दादी से मिलती है, कभी ये राजीव गांधी जैसे दिखते हैं, कभी ये इसके नाम के आगे गांधी लगा है तो इसलिए इनको वोट दे दो। तो इनके पास और तो कोई तरीका है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं जो उन्होंने किया। इंदिरा गांधी जी को में रहते हैं इंदिरा और गांधी बच्चा अपने जी बाप के नाम से जाना जाता है, बाप का नाम, बाप का गोत्र ही बच्चे का नाम लगता है, नाना का नहीं लगता, नाना नानी का नहीं लगता, दादा दादी का लगता है। दुरुपयोग किया था वो सब हमने देखा है। वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार याद दिलाया कि किस प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, ये संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करते थे। इनको सिर्फ अपने परिवार से बाहर कुछ नहीं सूझता था, जनता लाइनों में खड़ी रहती थी, किस प्रकार से लाइट नहीं आती थी, कई गांवों तक लाइट इतने 70 साल हो गए, उसके बाद हम अमृतकाल मना रहे थे, उससे पहले 70 साल तक कभी लाइट नहीं आई थी। वो लाइट देने का काम हमने किया कि गाँव जो है वो अंधेरे में डूबे हुए थे। तो इन सब स्थितियों में सिर्फ इनको परिवार के अलावा कुछ सूझता नहीं था। तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर भी अंशु जी कह रहे थे कि मोदी जी से आप पर्सनल बातों का जवाब नहीं ना मांग रहे थे। भाई आपके पर्सनल बातों का जवाब तो हम दे ही नहीं पाएंगे, मुझे लगता है कांग्रेस ही नहीं दे पाते थे। जब आप आटा लीटर की बात करते हैं, कभी उनसे पूछते हैं कि हमारा स्टैंड क्या होगा। अभी तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करी, कश्मीर से भी आगे जा रहे थे, वो तो पकड़ लिया कांग्रेस से, नहीं यहाँ से आगे नहीं जाते। तो कुछ जिस प्रकार से नारे लग रहे थे ना, वो भी यही कारण था, इनको सिखाकर भेजा गया था। जो सिखा दिया जाता है वही बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। इनका कुछ एक लोग बैठे हैं वो प्लान कर लेते हैं और उसके हिसाब से इनको चलना पड़ता है। हमने देखा राहुल गांधी किस प्रकार से चीजों को भी लिखकर लाते रहे हैं, उनके मोबाइल में से भी देखकर करते रहे। हर एक चीज से उनको गाइड किया जाता है, हाथ पकड़कर चलाया जाता है। तो ये जो अचीवमेंट, ये सब अचीवमेंट नहीं है, ये बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से कांग्रेस जो है एक अपने पतन की तरफ जा रही है। उसकी अपनी विचारधारा रही, जो उनकी अपनी नीतियां रही, उसकी वजह से पतन पर जा रही है। बंजर जमीन बन चुकी है, जितनी मेहनत कर लो बंजर जमीन पर फसल नहीं उगा सकती। तो ये आपकी राहुल गांधी अमर बेल की तरह कांग्रेस से लिखते हुए उसको खत्म करके ही मानेंगे। लेकिन ये अच्छा देश के लिए बहुत अच्छा में आपको पता चलेगा कि कांग्रेस बंजर जमीन है या हरियाला खेत है। तो जनता डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करेंगे। आप जाएंगी वोट मांगने तो आपको पता चलेगा लोगों का। आप घूमेंगी ना 2024 में तो आपको जनता बताएगी कौन सूखा खेत है और कौन हरियाली खेती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री और बात अगर करें नेहरू जी का नाम लेने की, तो हम भारत देश में रहते हैं और बेटा अपने बाप और दादा के नाम से जाना जाता है। नाना नानी का नाम कह नहीं सकता, दादा दादी का नाम नहीं सकता है। सरनेम वाले सवाल को लेकर आप छोटा सा रिएक्शन इस पर भी दें, जो कि शर्मा जी का कहना है कि नाना का सरनेम नहीं लगाया जाता भारत में, दादा का सरनेम लगाया जाता है या फिर पिता का सरनेम, क्योंकि एक ही होगा। और ये अब इनका कहना है कि नेहरू का सरनेम कैसे लगाया जाता है, इसका क्या लॉजिक है, ये आप समझा दें। देखिए मैं वही कह रही हूँ कि अगर दादा का सरनेम भी तो नहीं लगाया ना। अच्छा, वो तो हम भी जानते हैं क्यों नहीं लगाया, कौन थे वो, उनकी कब्र पे भी नहीं जाते। तो ये जो चीजें है ना, ये बता देती हैं कि लिखते कुछ है दिखाते कुछ है। तो मुझे लगता है पूरा देश समझ गया मोदी जी क्या कह रहे थे, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा रजवंत जी, हरियाणा में भी चूंकि बहुत बार आरोप लगते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार, और पीएम ने तो कल चूंकि लोकसभा में कह दिया कि ईडी के डर से सारे विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं। इस बात को कैसे देखते हैं लोग?
मैं बता देता हूँ। एक तो अभी जो बात चल रही थी, सरनेम की बात चल रही थी। वैसे ना तो सरनेम से किसी को, देश की जनता को सरनेम से कुछ नहीं लेना, ठीक वैसे ही जैसे कि मोदी जी की क्वालिफिकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं लेना। अच्छा। लेकिन जो बात अब चल रही है, हरियाणा की जो बात चल रही है, हरियाणा की बात अब हम यही कहेंगे कि जिस हिसाब मुझे पता था आप जरूर बोलेंगे। जब आपको एक चीज है, नहीं एक चीज जी, एक मिनट, आपको पता है चौटाला, आपको पता है चौटाला क्या है, आपको पता है चौटाला क्या है? वो चौटाला कोई भी लगा सकता है, वो गांव का नाम है। सरनेम के चक्कर में ना पड़े, सरनेम के चक्कर में ना पड़े पोपली जी। बात मैं यही तो चीज कर रहा था कि आज देश की जनता क्या चीज चाहती है, देश की जनता क्या चाह रही है वो देखिए ना। देश की जनता चाह क्या रही है? देश की जनता ये नहीं चाह रही कि नेहरू का सरनेम लगाए, गांधी का सरनेम लगाए। देश की जनता आज ये चाह रही है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हजारों करोड़ बैंक का कर्ज है, LIC का कर्ज है, वो कर्ज जनता बैंकों तक पहुंचेगा कैसे, वो कर्ज उतारेगा कैसे, वो चीज चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये नहीं है। चिंता का विषय जो चीज है उस पर चर्चा कीजिए। आप बेवजह की बातों को यहाँ पर लेके आएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे उसकी आप चिंता करिए। ये कोई उसके अलावा देश को वरना जी, शायद आपकी यही वजह है, भारतीय जनता पार्टी वालों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब उनके सवाल का जवाब मिलने लगे तो बीच में टोकने लग जाओ। और ये आपकी एक परिपक्व प्रवक्ता की पहचान नहीं है कि बीच में बोलना वो है जिसको कुछ नहीं पता हो बीच में शोर मचा दो। आप वो काम कर रहे हैं जब सवाल का जवाब ना पता हो तो बीच में शोर मचा दो। यही है ना आपकी आदत, यही है ना आदत आपकी, आप लोगों की आदत यही है। जब आपसे सवाल का जवाब पूछा जाए तब आप चुप हो जाते हो। चलिए, समय अभी कम है, आखिरी कमेंट की ओर बढ़ते हुए जादौन साहब, आप हमें तभी चुप करा देती हैं क्या? आप वंदना जी को कृपया चुप कराइए। मैं तो सभी से कहती हूँ सर, ये आपका नजरिया हो सकता है कि मैं किसी रोकती हूँ किसी नहीं रोकती हूँ। नहीं जादौन साहब, ये हर बार यही करते हैं। सवाल का अगर जवाब मेरे को देना था तो बीच में बोलने का फायदा क्या हुआ? चलिए नहीं, आप सभी बोलते हैं, आप सभी को नहीं बोलना चाहिए। जादौन साहब, आखिरी कमेंट। पीएम ने जो राज्यसभा में कहा, उससे पहले जो लोकसभा में कहा, उसके बाद जो अडानी ग्रुप को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या लगता है कि ये चर्चा, ये विरोध विपक्ष का कम होगा या फिर बढ़ेगा आने वाले दिनों में? नहीं, विपक्ष का विरोध तो बढ़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पर विपक्ष की रणनीति कुछ प्रभावित होगी, ये है। तो ये अभी विपक्ष जो है इसको मुद्दा तो बना के रखेगा और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, कोई भी फैसला आता है, उससे ये प्रभावित होगा कि वो आगे विपक्ष इस पर कितना काम कर पाता है। जी, आप बताएं शर्मा जी, आगे क्या रणनीति फिर कांग्रेस की? क्योंकि पीएम ने तो कांग्रेस के इतिहास से लेकर विश्वसनीयता, कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्योति जी, हमारी पार्टी JPC की मांग कर रही है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की। अगर सरकार उस कमेटी का गठन नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन जनता का पैसा इस प्रकार से जनता की जेब कटने नहीं देंगे। और जहां तक की भी आवाज होगी, जनता की आवाज उठाने का लगातार काम करेंगे और 2024 के अंदर जनता के मुद्दों के साथ ही जनता के बीच में जाएंगे और हर एक जनता की आवाज, जब तक कांग्रेस पार्टी है सदन में, इसी प्रकार जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करती है। चलिए, सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और आज का मुद्दा हमारा रहा पीएम के संबोधन को लेकर, उनके जवाब को लेकर। क्या ये 2024 की रणनीति है, बीजेपी की तस्वीर है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं।